गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको गुड मॉर्निंग। हेडिंग तो डाल के रखते हैं। एनसीएफ ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को, लेकिन हिंदी पेडागॉजी में पढ़े हैं, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं, कल के ही टॉपिक से ही है, भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सबको पता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं? एनसीएफ 2005। इससे क्वेश्चंस आते हैं पेडागॉजी में। सीडीपी में ज़्यादा पढ़ते हैं हम, पेडागॉजी में सिर्फ जहाँ तक की लैंग्वेज है वहीं तक का पढ़ेंगे। मतलब कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हिंदी में थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हो, इंग्लिश में और कम पढ़ोगे। जितना जानकारी है उतना ही लेंगे इसमें का कि क्या माना है एनसीएफ ने इंग्लिश को। सबसे पहले एनसीएफ इंग्लिश को क्या माना है? सेकेंड लैंग्वेज, पेपर में आया था, ठीक है। इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। और क्या माना है दूसरी चीजें? हाँ किशन, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। सीटेट में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सेकेंड चीज बोला है, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा, ठीक है। इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा, जिनको प्रॉब्लम होता है वो साथ साथ लिखते चलें। और ग्लोबल लैंग्वेज मतलब वैश्विक भाषा। अगर मैं आपको पूरा अनुवाद करते हुए चल रही हूँ तो आप उसको लिखते चलें अपनी सुविधा अनुसार। अगर मैं बोर्ड में लिख दूँगी, जैसे ग्लोबल लैंग्वेज को मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख दूँगी वैश्विक, तो उससे आपके मतलब माइंड सेट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पेपर के लिए। इस चीज़ को समझना। आप सब लोग वयस्क हो, बड़े हो, आप सबको पता है, हम जो देखते हैं उसी को ही अपनाना चालू कर देते हैं और हम हर जगह अपनी सुविधा ढूंढते हैं हिंदी। तो अगर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं पेडागॉजी इंग्लिश का, तो कोशिश करेंगे कि बोर्ड में इंग्लिश में ही रहने दें, ठीक है। मैं बोल तो हिंदी में रही हूँ, ठीक है, और बता भी रही हूँ साथ साथ कि जैसे ग्लोबल लैंग्वेज मतलब वैश्विक भाषा। आपको पता चल जा रहा है, विश्व में बोले जाने वाली भाषा। वैश्विक का मतलब भी नहीं पता या कुछ और नहीं पता, आप कमेंट करके बताओ, आप लोग डायरेक्ट पूछो, ठीक है। और क्या माना है इसको? तो मल्टी लिंग्विज्म इज रिसोर्स। मतलब एनसीएफ ने बहुभाषिता को क्या माना है? संसाधन। रिसोर्स मतलब क्या होता है? संसाधन। इसको बड़ा लिख लो, आर को, ठीक है। अब इतनी चीज़ में 2 मिनट बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीएफ। एनसीएफ के डीप में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम लोग पेडागॉजी में हैं। पेडागॉजी में, इंग्लिश पेडागॉजी में है। जितनी बातें एनसीएफ ने इंग्लिश के बारे में कुछ मुख्यतः कही है वो ये 3 बातें हैं। पहली बात है सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी बात है ग्लोबल लैंग्वेज है। दोनों को पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। मल्टीलिंग्विज्म एक संसाधन, मतलब आप अगर एक से अधिक भाषा सीखते हैं या आपको आती है तो वो आपके लिए किसका काम करती है? संसाधन का। ऐसा किसने कहा है? एनसीएफ ने कहा है। तो कहीं मल्टीलिंग्विज्म दिखे या रिसोर्स दिखे तो आप वहाँ पर अपना दिमाग क्लिक करके लगा सकते हो कि ये है। बाकी फॉरेन लैंग्वेज है, सब लोग जानते हो, है कि नहीं? विदेशी भाषा मानते हैं हम इंग्लिश को।
बस इतनी चीज़ें हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के हिसाब से देखते हैं, गुड मॉर्निंग, कि क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है इंग्लिश को। ठीक है, कब से कब तक और क्या क्या प्रावधान है वो मैं लिखा देती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो पेज चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एस पर कॉन्स्टिट्यूशन। एस पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज का क्या लेना देना है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की क्या स्थान है, क्या जगह है, क्या चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, एज पर ओला। ओला एक बाइक है, जानते हो? और ओला, हाँ, आपका आया था शॉर्ट फॉर्म में और पूछा था इसका फुल फॉर्म। तो ओला मतलब होता है ऑफिशियल, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसको बोलते हैं ओला। 1963 English is an associate official language। कहाँ पे? ये ब्रैकेट है, अभी मैं समझा रही हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALAOL। अब देखो, एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने ये है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। कौन सा एक्ट है? तो 1963। इसमें 1963 में आपके इंग्लिश को क्या माना है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। तो एसोसिएट का ए, ऑफिशियल का ओ, लैंग्वेज का एल, मतलब AOL। दोनों का फुल फॉर्म अलग है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आता है इंग्लिश में, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, एक बात बताओ, एसोसिएट लैंग्वेज मतलब क्या होता है? कामकाज की भाषा। इंग्लिश को हिंदी के स्थान पर सेकंड जगह मिला हुआ है कामकाज के लिए। माना है कि नहीं? एसोसिएट लैंग्वेज बोला है कि नहीं? हाँ, मतलब उसके साथ देने वाली भाषा, एसोसिएट। ठीक है, आर्टिकल लिखेंगे आपको मैं बता चुकी हूँ हिंदी पढ़ाते समय, पेडागोजी। आर्टिकल 343 के 2 में दिया है 1 में क्या दिया है? हिंदी, और सेकंड में क्या दिया है? इंग्लिश। और अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए सेकंड को ध्यान देंगे। आर्टिकल कहाँ पे? नहीं, ठीक है, ए एसोसिएट, कोई बात नहीं, ऑफिशियल का ओ, ठीक है, और लैंग्वेज का एल। ठीक, हाँ, बस ऐसे ही निकाल के लग दिए रहो। चूँकि हम लोग, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो, ममता ने एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा है ना, देखो,
उन्होंने ऐसे किया है OLA इज इक्वल टू AOL। अब ऐसा आप बना के लिख लो और इसके फुल फॉर्म को आप लिख सकते हो। O से ऑफिशियल दोनों जगह होगा, L से क्या होगा, लैंग्वेज दोनों जगह होगा। यहाँ पे A का मतलब एक्ट है, यहाँ पे A का मतलब एसोसिएट है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है। अब जब हम इंग्लिश के बारे में लिख रहे हैं और हिंदी में जब हम पढ़े थे तो हमने हिंदी में इंग्लिश को लिखा था, वैसे ही हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा सेकेंड चीज, ताकि आप रिमाइंड कर सकें। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, हिंदी आपकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 3431। ठीक है, ये ठीक है। तो एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, ये पहले एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, कुछ भी हमको ऐसा नहीं लगेगा जो हम नया पढ़ रहे हैं। सेम हिंदी पेडागोजी अगर कंप्लीट होने में 24 दिन लगे तो ये 15 दिन लगेगा, क्योंकि आप एक बार वो पढ़ चुके हो जो इसका बेस है। अब मैं सिर्फ लिखते जाऊंगी तो आपको रिमाइंड होता जाएगा, हाँ हम ये पढ़ चुके हैं। तो बिल्कुल इंग्लिश पेडागोजी हिंदी पेडागोजी का ही रूप है, मतलब आप कुछ अलग नहीं पढ़ोगे, सेम पढ़ोगे। अलग क्या रहता है, मैथ्स रहता है, CDP रहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, पर्यावरण रहता है। हिंदी और इंग्लिश आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं इंग्लिश के डेवलपमेंट की। इंडिया में कब से डेवलप हुआ, कैसे आया, कब से हमने अपनाया, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है, भाषा। तो हमने जैसे हिंदी के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी, वैसे इंग्लिश के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। क्यों इंडिया में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं का पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया में डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो मैं लिख रही हूं उसको पहले समझना और मुझे बताना। ठीक है, द सीड्स ऑफ इंग्लिश, द सीड्स ऑफ इंग्लिश, सीड्स मतलब क्या होता है, वेरी गुड, वेयर शोन बाय द चार्टर एक्ट। आ सकता है ये प्रश्न, ऑफ 1813। बीज किसने बोया, चार्टर एक्ट ने। चार्टर एक्ट के कौन से ने, 1813 ने। बीज बोने का मतलब क्या होता है कि शुरुआत करी, उन्होंने ये पहल जारी करी कि इंग्लिश जो है वो हर जगह पे लागू होनी चाहिए, पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, हर चीज़ों में इंग्लिश को उन्होंने शामिल कर दिया। तो वो कौन थे, चार्टर एक्ट। ठीक है, किस एक्ट के तहत हुआ ये पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। सेकंड चीज, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। saying
that all the funds appropriate for the purpose of, ये भी आ सकता है क्योंकि नाम है व्यक्ति का, पर्पस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब मैं इसका अनुवाद कर रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो साथ साथ नोट कर सकते हैं। पहले क्या है ना, ये ब्रिटिश काल में लॉर्ड लगाया जाता था, जो पद में होते थे उनको माय लॉर्ड से, जैसे अपन श्री श्रीमान से संबोधित करते हैं वैसे लॉर्ड मतलब भगवान के उससे बोला जाता था। विलियम बेंटिक ने क्या कहा, ऑल द फंड्स एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, जितना भी फंड हमारे पास है जो उसके लिए उपयुक्त है, किसके लिए, इंग्लिश के एजुकेशन के लिए, वो सब लगा दो। किसने कहा था ये पूछ सकता है, विलियम बेंटिक ने कहा था। क्या कहा था ये भी पूछ सकता है, क्या कहा था, फंड्स को लगाने की बात की थी। तो जब फंड्स लगाने की बात कर रहे हैं मतलब वो इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो इंग्लिश के लिए अप्रोच किया था, कि सारा एजुकेशन सिस्टम किस में आ जाए, इंग्लिश। हो गया इसको कुछ दब किया क्या, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी के। अब देखते हैं, हेडिंग डालेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, ठीक, और बिफोर मतलब क्या होता है, तो एकदम क्लियर है कि मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। बोना, उसको बीज को बोना, ठीक है, किसने पहले बीज को बोया, ठीक है, क्लियर है पूजा। चलो आगे रिपीट करेंगे बाद में। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंग्लिश वॉज क्वीन ऑफ लैंग्वेज। आ सकता है, मतलब जो भाषा था उसमें मुख्यतः जो होती थी वो कौन सी भाषा होती थी, इंग्लिश। कैसा दर्जा था, रानी की तरह दर्जा था, भाषा है इसलिए ऐसा बोले हैं, किंग नहीं बोल सकते करके। लेकिन कब, स्वतंत्रता से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड चीज, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड, इसको एक साथ मत लिखो, कोर्ट एंड लॉ। क्या समझ आया, जो जो पहले स्वतंत्रता से पहले इंग्लिश जो था वो क्या हो गया, प्रशासनिक। जिनको नहीं पता हो वो बिल्कुल नोट कर लो, कोई शर्म की बात नहीं है, हम इंडिया में रहते हैं, हमको हिंदी आना चाहिए, बस ये मेरी
मतलब वो है लोगों से बोलने के लिए, जितने लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश के शब्द नहीं निकलने से या नहीं लिख पाने से या स्पेलिंग गलत होने से उनका दर्जा नीचे हो जाता है। नहीं होता। आपको अपने देश की भाषा आती है ना, मतलब आप योग्य हो मेरे हिसाब से। अब वो अलग बात है कि सिस्टम इतनी आसानी से चेंज नहीं होता होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इंग्लिश पूरी लैंग्वेज बन चुकी थी। आपको एक बात बताऊं, और पहले अगर हम जाते, इससे और पहले, तो कोर्ट में फारसी लैंग्वेज चलती थी। ऐसी बता रही हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो हमारे देश में क्या है ना, जैसे जैसे लोग आए, जैसा जैसा शासन हुआ, वैसा वैसा लैंग्वेज का बहुत प्रभाव पड़ा। इसीलिए हम लोग आज भी हिंदी में फारसी लैंग्वेज, जापानीज़ लैंग्वेज, चीनी लैंग्वेज के जो शब्द हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अदर कंट्रीज़ में नहीं पढ़ते, अदर कंट्रीज़ में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूल यहाँ पे हुआ है। तो रूल होने की वजह से लोग आए हैं तो उन्होंने अपनी संस्कृति, उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी मतलब वो रह ही जाता है, कोई ना कोई उसको अपना लेता है। तो वो चीज़ें वैसी चली आ रही हैं। तो प्रशासनिक, कोर्ट सब लोग जानते हो, न्यायालय, ठीक है, और लॉ मतलब कानून की भाषा बन गई थी इंग्लिश बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आगे बढ़ते। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, इसके प्रूफ तो मेरे नाना हैं, मतलब थे मेरे नाना, वो पढ़े हुए हैं अंग्रेज़ों की स्कूलों में, उनसे पढ़े हुए। हायर एजुकेशन जो था वो पूरा इंग्लिश में दिया जाता था। उससे क्या होता था, प्रत्येक नागरिक, जितने लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे स्टूडेंट बन के पढ़ रहे हैं, उन सब की इंग्लिश बहुत अच्छी हुआ करती थी। हालांकि उनको बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे, पर वही है ना कि जैसा माहौल रहता है वैसा धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। इंडिया बस में बोले क्या मैम? पूजा, क्या बोल रहे हो पूजा? समझ नहीं आया, इंडिया बस में क्या बोले? हाँ बताओ, टाइप करके बताओ, ठीक है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंग्लिश का ये दर्जा था, क्वीन ऑफ लैंग्वेज था, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट एंड लॉ की लैंग्वेज हुआ करती थी, हायर एजुकेशन का मीडियम हुआ करता था, ठीक है। यही एक माध्यम था जिससे हायर एजुकेशन बच्चे को दिया जाता था उस समय। किसी अन्य भाषा, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित था, ठीक है। आगे अब आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर मतलब क्या होता है? ठीक, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली चीज, 15 साल के लिए उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, ठीक है। ऐसा बोला गया कि बांट दिया गया कि 15-15 साल तक वही कोठारी मिशन वाला चीज़ यहाँ पे आ जाएगा कि काम होगा। पर बाद में फिर परमानेंट सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिल गया इंग्लिश को इंडिया में, जो आज तक चला आ रहा है। हम आज तक पढ़ रहे हैं, अपनी टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं जिसको, लक्ष्य भाषा। यानी हम जो अपनी भाषा सीख लिए उसके अलावा हमको जो भाषा सीखनी है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज कहलाती है, जो कि इंग्लिश है। और आप सब जानते हो कि छोटे से बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सिर्फ इसीलिए डालते हैं उसके पेरेंट्स कि वो इंग्लिश सीख जाए। उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने से वो कुछ भी हासिल कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे सैकड़ों से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं सैकड़ों तो बोल ही नहीं सकती, जिनको पूरी इंग्लिश आते हुए भी वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मानसिकता है, मिथ है ये, ठीक है। आनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए संसाधन का काम करेगा। हम 5 लोग बैठे हैं, उसमें से एक को सिर्फ इंग्लिश आती है, हम 5 में से जिसको इंग्लिश आएगी वो कन्वर्सेशन कर पाएगा, यानी संसाधन का कार्य होगा, ठीक है।
हाँ मिलेगा उसका PDF। आप एक बार मैसेज कर देना लक्ष्मी, PDF तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ जो our constitutions मेड इंग्लिश। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान ने, ठीक है, इंग्लिश एज द क्या माना, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक, ऑफ द यूनियन फॉर, ये भी बिल्कुल आने लायक प्रश्न है, 15 years अप टू 1965। ये 1965 से याद आया कोठारी मिशन। तो उन्होंने ये बात रखी थी कि 15 साल के लिए क्या हो जाए, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। क्या है, जब अंग्रेजों ने कितने साल राज किया हमारे देश पे, फिर भी पता होना चाहिए, बताओ ऑनलाइन। अंग्रेजों ने कब तक राज किया, कितने साल तक मुख्यतः राज किया उन्होंने, बताएंगे एक बार कमेंट करके, ठीक है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेड इंग्लिश, उन्होंने भारत के संविधान ने क्या किया, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज 15 वर्ष के लिए क्या कर दिया, घोषित कर दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ये बात कब की हो रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब स्वतंत्रता मिल चुकी है, स्वतंत्रता का कार्य चालू हो चुका है। बहुतों को ऐसा लगता है कि 47 में ही सफलता मिली है, पर आप जानते हो कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, उसका कार्य तो कई वर्षों से चल रहा होता है ना। 47 में प्रॉपर हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, इसलिए उस दिन को मनाया जाता है, सिग्नेचर वगैरह हुआ, सब चीज़ें, ठीक है। 1818 से 1945 ममता बोल रही है 100 वर्ष तक राज किया। चलो बस इतने ही लोगों को पता है, ये बुक का ही बता रहे हैं, 1818 से 1945। चलो 200 साल, ठीक है। आप अगर सालों में आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आप उसको सन में तो जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो लगभग बोला जाता है, सालों के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, लगभग, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ तय नहीं है। 200 साल उन्होंने राज किया, तो 200 सालों में जिस भाषा का प्रयोग चल रहा है उसको आप सडनली कैसे हटा दोगे। तो उन्होंने क्या किया, कोठारी मिशन ने 15 वर्ष के लिए उसको क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। अब आगे देखते हैं। बिल्कुल ठीक है ममता, ठीक है, ईयर में कोई गड़बड़ नहीं है, मैं साल की बात कर रही थी। अब जब मैं कोठारी मिशन की बात कर ही रही हूँ, तो इन 1966 द कोठारी एजुकेशन कमीशन gave a English language place of पूरा ही लिख देती हूँ ना,
प्लेस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब समझना, 1965 में 15 वर्ष तक के लिए क्या था वो ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद 1966 में कोठारी एजुकेशन कमीशन के माध्यम से के द्वारा इंग्लिश को जगह दे दिया गया भारत में हमेशा के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि कामकाज की दूसरी भाषा। ठीक है, एक भाषा तो हिंदी थी ही, फिर दूसरी भाषा क्या हो गई, इंग्लिश, जो आज तक चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है। उमेश बोल रहे हैं 1757 से 1947। ठीक है, पूरे 200 साल। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, जब बात इसकी आ रही है कोठारी की, तो इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया है, हिंदी में पढ़े हैं अपन। ठीक है, उसको भी देखते हैं क्या होता है। तो 3 फॉर्मूला 3 लैंग्वेज लिखो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। अब मैं बोल रही हूँ, उसको आप नोट भी कर सकते हो हिंदी में। ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो पहली भाषा क्या थी, मदर टंग। पहली भाषा क्या थी, मातृभाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मदर टंग। इसी को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या, रीजनल। हाँ, रीजनल लैंग्वेज। दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी। मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, गुजराती, मराठी, उड़िया, छत्तीसगढ़ी, कुछ भी हो सकती है। ऐसा त्रिभाषा सूत्र में प्रावधान दिया बच्चों के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो पहली मदर टंग, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश। देखो फॉर्मेट आपके सामने है, पर आप लोग, हम लोग, सभी लोग किस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं कि पहले इंग्लिश आना चाहिए, फिर हिंदी आना चाहिए, उसके बाद अपने घर की लैंग्वेज। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप चाह के भी इंग्लिश तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको वैसा परिवेश ना मिले। आप इंग्लिश स्कूल में सीख के आओगे और घर में छत्तीसगढ़ी बोलोगे तो कहाँ से सीख पाओगे। आपने कुछ घंटे ही तो इंग्लिश में पढ़ाई की है। 24 आवर्स में अगर आप 5 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, तो बाकी के 19 आवर्स आप अपने मदर टंग के साथ हो, तो आप वही सीखोगे ना जो आप ज़्यादा सुनोगे। ठीक है, तो ये फैक्ट है। इस फैक्ट से सेम वही है, सेम है। हिंदी में उसको त्रिआयामी बोलते हैं। ठीक है, और वो तो वो है, मतलब उसके वो हैं, तत्व हैं, ऑब्जेक्ट है, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी पूछो तो बता देती हूँ। एक छात्र का होना ज़रूरी है, दूसरा शिक्षक का होना ज़रूरी है, और तीसरा पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं 3 आयाम, 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो है ये आपका फॉर्मूला है, सूत्र, 3 भाषा का सूत्र। क्लियर बोलेगा वहाँ पे 3 लैंग्वेज, या हिंदी में बोलेगा त्रिभाषाई सूत्र। तो भाषा आ गया मतलब लैंग्वेज ही आ गया ना, तो अब भाषा में ये तो शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या चीज, ये मतलब देशी भाषा, अपने घर की क्षेत्रीय भाषा। हाँ, क्षेत्रीय, अपने क्षेत्र की भाषा जो वो बच्चा बोलेगा, सीखेगा बचपन से। ठीक है, इतना आपके भाषा में है।
एक चीज़ बस मैं और बता देती हूँ, ठीक है। अगर मल्टी लिंग्विज्म के बारे में पूछेगा, हालांकि उसके बारे में थोड़ा सा और बाद में पढ़ेंगे डीपली, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम बचा तो उसको कर लेते हैं। कल से लर्निंग एंड एक्विजिशन चालू हो जाएगा, मतलब अधिगम एंड अर्जन, ठीक है। जैसा हमारा टॉपिक चला था उसमें भाषा 3 दिन चला था, यहाँ भाषा 2 दिन चला। आपका इंग्लिश इसीलिए पहले कंप्लीट होगा क्योंकि आपका इंग्लिश आप हिंदी पढ़ चुके हो करके, तो मेन फोकस आप किस पे करोगे? वर्ड्स पे, जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ। क्यों मैं इतने शॉर्ट नोट्स में चल रही हूँ? मैं भी तो थ्योरी दे सकती हूँ अच्छा भरमार आप लोग को, पर क्यों चल रही हूँ? क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। ये हमने आज देखा एनसीएफ में क्या माना है? इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज और संसाधन माना है, रिसोर्सेस, ठीक है। किसका? बहुभाषिकता का, मल्टीलिंग्विज्म मतलब एक से ज़्यादा भाषा बोलने का संसाधन माना है एनसीएफ ने भाषा को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार क्या बात बोली गई है? तो एसोसिएट लैंग्वेज माना गया है इंग्लिश को किस एक्ट के तहत? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला के तहत क्या माना गया है? ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि काम काज की भाषा। हिंदी के स्थान पर अगर द्वितीय लैंग्वेज यूज़ होगी तो कौन सी होगी? इंग्लिश। आर्टिकल पूछ सकता है, तो आर्टिकल हम लोग पेडागोजी में भी पढ़े हैं हिंदी के, यहाँ पर भी बता रही हूँ। 3432 में इंग्लिश है और 3431 में हिंदी है, ये आर्टिकल नंबर याद रखना। डेवलपमेंट की बात करें इंडिया में तो इंग्लिश का बीज कब बोया गया? 1813 को, मुख्यतः रूप से, जहाँ पे बहुत तेजी से उसका विस्तार होने लगा, ठीक है। वर्ड्स बता रहे हैं मैम, उससे क्या लिखा है इधर? तो ये आ गया हार्ट शेप, हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा ठीक है। किसने दिया था? चार्टर एक्ट ने। कब दिया था? ठीक है। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था कि जितने भी एप्रोप्रिएट फंड्स हैं वो इंग्लिश के एजुकेशन में लगा दो? विलियम बेंटिक ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्थिति क्या थी बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पहले स्थिति कैसी थी? कि इंग्लिश जो है वो सभी भाषाओं की क्या हुआ करती थी? रानी हुआ करती थी, क्योंकि हर कोई वही बोलता था, वही लिखता था और वही करना अनिवार्य था, रूल चलता था इसका, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कार्य, कोर्ट यानी न्यायालय के जितने कार्य, लॉ यानी कानून से संबंधित जो भी कार्य होते थे वो सब किस भाषा में होते थे? इंग्लिश में। हायर एजुकेशन का मीडियम जो होता था बिफोर इंडिपेंडेंस वो भी क्या रहता था? इंग्लिश। ये 3 पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस में ऑफिशियल लैंग्वेज 15 साल के लिए घोषित कर दिया गया था इंग्लिश को, लेकिन जैसे ही कोठारी मिशन आया तो उसने हमेशा के लिए उस 15-15 साल का जो ड्यूरेशन था उसको हटा दिया और हमेशा के लिए इंग्लिश को क्या कर दिया? सेकेंड लैंग्वेज घोषित कर दिया, या फिर बोल दो ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ठीक है। आगे अब ये लास्ट था 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें पहली लैंग्वेज क्या थी? मदर टंग हिंदी, और तीसरी है इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखेंगे। नहीं, मदर टंग अलग चीज़ है। मदर टंग में सीजी, उड़िया, मराठी, गुजराती आप कुछ भी बोल सकते, हिंदी भी बोल सकते हो मदर टंग में। हाँ हाँ, नहीं उसको अलग से पढ़ेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आप त्रिभाषा सूत्र में ये याद रखो कि पहली भाषा आपकी मदर टंग है, दूसरी हिंदी है और तीसरी इंग्लिश है।
ठीक है। हिंदी राजभाषा है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा ही है लेकिन कामकाज की, ठीक है। मुख्यतः रूप से आपकी हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई है तो उसको राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। लेकिन ये दोनों की स्थिति एकदम इक्वल है, कोई अलग अलग नहीं है। आप देखे होंगे कि पेपर्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, दोनों में। क्यों आते हैं? क्योंकि ये दोनों का दर्जा बिल्कुल इक्वल ही चल रहा है अभी भी, इसीलिए इतनी जद्दोजहद चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, हेडिंग डालेंगे, लास्ट टॉपिक है अपना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बहुभाषिता भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक से अधिक भाषा। एक से अधिक अगर दो भी है तो भी वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया में, इन इंडिया लैंग्वेजेस कर लो, फ्रॉम all the language family, language families of the world are spoken। ये आपको मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, आपको पता है? आपके CTET वालों के पैसेज में आया था ये टॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में विश्व के सभी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषा परिवार कौन से? जो हम कल पढ़े थे भाषा परिवार, वो जितने भाषा परिवार हैं उन सब की भाषा यहाँ इंडिया में बोली जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बहुभाषिकता का देश बोला जाता है, ठीक है। इन इंडिया लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल द लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्पोकन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड चीज, मल्टीलिंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वेरी गुड। इन इंडिया हैव shaped the country and unique cultural क्या मतलब हुआ इसका? प्रैक्टिसेस क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सबको पता है, मल्टी लैंग्वेज में बहुभाषिकता। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? भाषाई विविधता, ठीक है। इसका मतलब
क्या होता है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब होता है भाषाई विविधता, ठीक है। देश के भीतर इंडिया हैव शेप्ड द कंट्री एंड यूनिक कल्चर प्रैक्टिस, यानी कि देश और उसके भीतर, है ना, जितने भी सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उसको क्या दिया है? आकार दिया है। किसने दिया है? मल्टीलिंग्विस्ट ने, मतलब भाषावाद ने। आप सब जानते हो कि इंडिया में बहुत सी भाषा बोली जाती है, जिसके कारण हमारे देश में विविधता यानी संस्कृति देखी जाती है। क्वेश्चन आया था कि डिफरेंट कल्चर क्यों देखा जाता है इंडिया में, डिफरेंट कल्चर क्यों है, इसलिए मैंने लिखाया है इसको पूरा कि यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस किसकी वजह से। हाँ, तो ऑप्शन में था आपका मल्टीलिंग्विज्म और 3-4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। आखिरी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द वो, ठीक है। तो मल्टीलिंग्विज्म की वजह से हमको कल्चर डिफरेंस देखने मिलता है, ठीक है। अलग अलग कल्चर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है इतना? बस आज इतना ही करते हैं। एक लाइन और लिख लो बस, आया तो नहीं है बट आ सकता है। इट इज़ मतलब मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है। इट इज़ एन एसेट्स, एसेट्स मतलब सबको पता है, वेरी गुड। इन टीचिंग, लर्निंग भी लिख लो, पढ़ाने और सिखाने दोनों में लगेगा ना, लर्निंग। इट इज़ एन एसेट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। बिकॉज it makes the learner मतलब कौन होता है? शिक्षार्थी, ठीक है। लर्नर्स मोर अडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग। अब इस लाइन को मैं क्यों लिखाई हूँ? सिर्फ इस शब्द की वजह से, एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा को सीखने सिखाने में जो मल्टीलिंग्विज्म है वो किसका काम करता है? एक संपत्ति का काम करता है, एसेट्स का। संसाधन तो सब सुन चुके हैं, रिसोर्सेस। अगर एसेट्स शब्द आ गया तो संपत्ति का काम करता है, जिसके पास है वो उसको यूज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर मराठी लैंग्वेज आती है तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, तो वो मेरी संपत्ति हो गई एक तरीके से। तो किसका काम करता है? एसेट्स का, ठीक है। तो इट इज़ एन एसेट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इट मेक्स द लर्नर मोर अडेप्ट एट लैंग्वेज लर्निंग, मतलब भाषा को सीखने के समय इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। हाँ, होता है। आप इस स्पोकन क्लास में चले जाओ, आपको हिंदी के माध्यम से क्या सिखाया जाता है? इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो आप संपत्ति के रूप में यूज़ कर रहे हो कि नहीं उसको? जिस दिन आपको इंग्लिश आ जाएगी, आप इंग्लिश के माध्यम से कोई और भाषा सीख सकते हो, विदेशी भाषा, ठीक है। तो इतना अपन करते हैं। पैतृक संपत्ति नहीं है ना? हाँ, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये पैतृक संपत्ति के रूप में यूज़ कर सकते हो। हमको कोई चीज़ आ गई, मान लो अगर मेरा टैलेंट किसी चीज़ में निखर जाता है कि मुझे डांस आता है, मुझे गाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ ना। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं? इंग्लिश में एक कहावत है, नहीं बोलूँगी अभी, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि ये तुम्हारी एसेट्स थोड़ी ना है करके। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसको मैंने अर्न किया, ये मेरी एसेट्स ही है। तो जो हम अर्जित कर लिए हैं वो हमारी एक तरीके से क्या हो जाती है? एसेट्स। तो रिसोर्स शब्द तो आप लोग सुने हो, मल्टीलिंग्विज्म को रिसोर्स से कनेक्ट कर लोगे, लेकिन एसेट्स शब्द अभी तक किसी ने नहीं सुना था। तो ये ध्यान रखना कि इसको एसेट्स भी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होता है। चलो क्लास ओवर करते हैं। कल करेंगे एक्विजिशन एंड लर्निंग, ठीक है। मतलब
अधिगम और अर्जन। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश में कम कम नहीं है, इंग्लिश में कम कम किया है मैंने। हाँ, इंग्लिश में ये पूरा भर जाता अभी ये लिखती तो मैं, लेकिन मतलब क्या है, जब अगर आप लोग की पॉइंट्स को पकड़ के आंसर टिक कर सकते हो तो जिस दिन, अभी तो नहीं, एक टॉपिक हो गया ना अपना ये, अब एक एमसीक्यू कल मैं लूँगी इसका, ठीक है, शाम को आप लोग अरे अब सबको नहीं देख सकते ना, सबका यहाँ सबको प्रॉब्लम है, किसी को सुबह वाले में प्रॉब्लम है, किसी को शाम, किसी को दोपहर, सब अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, महिलाओं को सुबह प्रॉब्लम होती है, पुरुषों को दोपहर में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको काम पे जाना रहता है। ठीक है, सबका प्रॉब्लम है, फिर भी हाँ वो तो है, लेकिन मॉर्निंग में शेड्यूल नहीं जम पा रहा है ना। और ये जो है फर्स्ट एमसीक्यू में आपको ये समझ आ जाएगा कि टिक कैसे करना है। ठीक है, तो जितना मैंने अभी लिखाया है 2 दिन में, कल और आज में आपने जितना पढ़ा है भाषा के बारे में, 15-20 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन सिर्फ भाषा से संबंधित करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे टिक करना है। ठीक है, तो हाँ कल करेंगे, आज वाला तो हिंदी वाला ही होगा, कल इंग्लिश का करेंगे क्योंकि आज ही कंप्लीट हुआ है टॉपिक, है ना, क्वेश्चन निकालने में टाइम लगेगा, तो कल करेंगे अपन इंग्लिश का। चलो क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू।